हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं ना, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ना क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो पेपर में 100% पूछे जाएंगे। अगर आपको ना पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th वालों का ना 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। तो अगर आपको मैथ की तैयारी एक बेहतर तरीके से करनी है तो इस वीडियो को भाई अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सारे क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम ना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या निकलवाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन को ना बहुत ही आराम से पढ़ना। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया है वो चीज़ हमें बहुत ही आसानी से निकाल देनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या है, हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, 65 और 117 का हमें ना एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसका एचसीएफ को हम ना ये देखिए दोस्तों 65m - 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें m का मान बताना है। यहाँ जो m है ना, m का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम ना कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे ना, पहले तो हम ना 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या करेंगे 65। ठीक है, 65 और 117। ठीक है, 117 का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हम देखिए दोस्तों इसको ना गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको ना इस तरह से काटेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए दोस्तों, काटने का सिंपल फंडा क्या है, हम इसको ना सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम ना पहले 65 को काटेंगे। 65 देखिए दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए दोस्तों, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 5 एकम 5, 1 बचा, यहाँ हुआ 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 117 को काटेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम ना पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 27, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, काटते हैं। 3 तिया 9, कितना बचा, 9 2 11, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 27, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 से काटेंगे। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 65 के क्या गुणनखंड आए हैं, 65 का गुणनखंड आया है 5 गुणा 13। ठीक है, 5 गुणा 13। और यहाँ पर 117 के गुणनखंड आए हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें बेसिकली एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर भी 13 है और नीचे भी 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा, 65 और 117 का एचसीएफ होगा 13। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक ना 65 और 117 का एचसीएफ निकाला है। ठीक है, और बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें तो भाई m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है, हम देखिए दोस्तों 65 और 117। ठीक है, 65 और 117 के एचसीएफ को हम ना इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 65m। ठीक है, 65m - 117 बराबर ये 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 13 के बराबर हो जाएगा। इतना आपको समझ आया। इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि हम ना 65 और 117 के एचसीएफ को, ठीक है, हम ना इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ना इसको इसके बराबर कर दिया है। ठीक है, तो सिंपली आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, 117 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का है भाई, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 65m बराबर, ठीक है, तो 13 तो इधर पहले से है, जब ये 170 इधर आएगा तो माइनस का भाई प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 117 और 13 को ऐड करेंगे तो भाई देखिए दोस्तों 130 आ जाएगा। ठीक है ना,
अब देख दोस्तों यहाँ पर 65 है ना, m के पास में मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको ना बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे तो भाई ये भाग कर देगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारी m की वैल्यू निकलेगी 130 और बट्टा 65। ठीक है, अब देख दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर हम आप ना 65 से 130 को भाग करेंगे तो भाई 65 एकम 65 और 65 दूनी होते हैं 130। तो यहाँ पर फाइनली m की वैल्यू 2 निकल के आई है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना पेपर में इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर आप ना इस तरह से क्वेश्चन को करके आओगे तो आपको ना फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें देख दोस्तों फाइनली m की वैल्यू निकालनी थी, हमने m की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भाई तैयार भी कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने आपको इसको करके भी बताया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन को तैयार कर लें। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुपद x² माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, संबंध की हमें जांच करनी है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारे पास एक बहुपद है x² माइनस के 3। ठीक है, इसके हमें शून्य के निकालने हैं और इसके देखिए दोस्तों शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जाँच करनी है। ठीक है, कैसे करके हम इसकी देखिए दोस्तों जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए दोस्तों हम ना इसके देखिए दोस्तों बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है x² माइनस के 3। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टूडेंट इसका बहुपद के शून्य के नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम शून्य के निकालते हैं तो उसमें देखिए दोस्तों 3 पद होते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई 2 ही पद हैं। तो इसके हम शून्य कैसे निकाल लें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसी टाइप से आपको ना क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तैयार कर लेना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास 2 ही पद हैं तो आप ना इसके शून्य कैसे निकालोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से देखना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों x² माइनस, ठीक है, अब हम ना 3 को कैसे करें लिख देंगे, 3 को हम लिख देंगे √3 और इसका वर्ग कर देंगे। क्यों? देखिए दोस्तों अगर हम ना अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे ना तो भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वापस हमें 3 मिल जाएगा। तो हमने क्या करा है, 3 को हमने ना इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको ना अगर मान इसको हम ना a मान ले, ठीक है, स्क्वायर है, और इसको हम ना मान लें b, ठीक है, b, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना एक फार्मूला बन चुका है। ठीक है, a² माइनस b², वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना इसी फार्मूले की तरह पुट कर देंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया a² माइनस के b²। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x एक बार हमने प्लस कर देंगे। ठीक है, x + √3। ठीक है, और दूसरी बार क्या करेंगे हम, एक बार हम ना माइनस कर देंगे x - √3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फाइनल हमने क्या करा है, इसके देखिए दोस्तों इस तरह से इसके ना फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जब देखिए दोस्तों हम ना किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली लास्ट में 2 कोष्टक आते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 कोष्टक आते हैं, हमारे पास भी 2 कोष्टक आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शून्य के निकालते हैं तो इसको भाई ना 0 के बराबर कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + √3। ठीक है, और यहाँ पर x - √3। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, शून्य के निकालने हैं, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार तो हम ना इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे और फिर हम ना इस कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ना x - √3 को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब यहाँ पर रखेंगे x - √3 बराबर 0। जब हम ना √3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का भाई ये प्लस का हो जाएगा सिंपली। ठीक है,
तो √3 प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, फिर हम ना x प्लस √3 को 0 के बराबर करेंगे ना, तो ये √3 है ना, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस का निकल के आएगा √3। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमने ना सिंपली ये देखिए दोस्तों हमारे पास बहुपद था, इसके हमने शून्य के निकाल लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका एक शून्य का निकला प्लस का √3 और एक शून्य का निकला माइनस का √3। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी शून्य के निकाल ली। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर खेल क्या बदलेगा, अब यहाँ पर गेम चेंज होगा। हमें इसकी जांच करनी है। ठीक है, जांच करनी है किसके, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारे ना शून्यक हैं। ठीक है, तो जांच क्या होती है, जांच के लिए दो सूत्र होते हैं। कौन कौन से, देखिए दोस्तों, अगर हम ना शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों, ठीक है, अगर हम ना शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है, तो वो योग किसके बराबर होता है, तो वो योग बराबर होता है, देखिए दोस्तों, माइनस, ठीक है, माइनस x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, ठीक है, गुणांक और बटा x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। ठीक है, गुणांक। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है, अगर हम ना शून्यकों का योग करें तो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, शून्यक हैं, देखिए दोस्तों, एक तो है हमारे पास √3। ठीक है, देखिए दोस्तों योग करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा शून्यक है माइनस के √3। ठीक है, माइनस के √3 बराबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है ना, सूत्र का माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों x का गुणांक, यहाँ पर x वाला पद है, x वाला पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 कर देंगे। ठीक है, बटा, अब देखिए दोस्तों x² का गुणांक, यहाँ पर x² क्या है, x² का गुणांक क्या है, x² के पास में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना √3 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि √3 में से 3 जाएगा, तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इधर 0 और इधर भी तो भाई 0 हो जाएगा। जब ना 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो भाई 0 आ जाएगा, और 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिंपली 0 रख देते हैं। तो हमारा देखिए दोस्तों LHS और RHS दोनों पद बराबर आ गए हैं, तो यानी कि ये हमारी जांच बिल्कुल पक्की है। यानी कि अगर हम ना शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग देखिए दोस्तों इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी जांच करनी है। अब देखिए दोस्तों एक और तो जांच होती है, कौन सी वाली जांच, देखिए दोस्तों एक और जांच होगी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, इस तरह से आप इसकी जांच करोगे। शून्यकों का गुणनफल होता है, देखिए दोस्तों, अचर पद। ठीक है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। ठीक है ना दोस्तों, गुणांक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मजा आएगा। ठीक है, कैसे करके, देखिए दोस्तों शून्यकों का हम ना गुणा करेंगे। हमारे पास 2 शून्यक हैं। ठीक है, 2 शून्यक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो है √3 मल्टीप्लाई, दूसरा है माइनस के √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों इसकी ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, तो बराबर आना चाहिए अचर पद और बटा x² के गुणांक के। यहाँ पर देखिए दोस्तों अचर पद कौन सा है, ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये बहुपद है, इसका अचर पद कौन सा है, इसका अचर पद भाई 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 बटा x² का गुणांक। ठीक है, x² के यहाँ पर गुणांक हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अचर पद क्या है, माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर साथ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का 3 होगा। ठीक है, माइनस का 3 होगा। अब देखिए दोस्तों x² का गुणांक 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। जब हम ना सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट में करते हैं तो भाई रूट हट जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए दोस्तों LHS और RHS यानी कि दोनों पद बराबर हैं, तो इसकी जांच बिल्कुल पक्की है। ठीक है, तो हमने देखिए दोस्तों इसकी जांच भी कर दी। ठीक है, शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसके बराबर होता है। अगर हम ना दोनों शून्यकों की मल्टीप्लाई करें तो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर आता है। ठीक है, तो दोनों जाँच हमारी बिल्कुल पक्की हो गई है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है P के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है
पी का ऐसा कौन सा मान होगा, पी के ऐसे कौन से मान के लिए जो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यहाँ पर समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब जानते हैं ना, अद्वितीय का मतलब जानते हैं। यहाँ पर दो समीकरण हैं, एक्स और वाई यहाँ पर चर हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई की जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की केवल सिंगल वैल्यू निकलनी चाहिए। एक वैल्यू एक्स की निकले और एक वैल्यू वाई की निकले और इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो सिंगल मान के लिए हम कहते हैं कि इनका अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना दोस्तों, यह यूनिक हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका अद्वितीय हल बताना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों पी के किन मानों के लिए, यहाँ पर पी है। ठीक है, तो हमें पी का मान बताना है, पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों अद्वितीय हल की एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। ठीक है, कौन सी शर्त होती है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर हल लिख देंगे। ठीक है, हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय होने के लिए, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल होने, ठीक है, होने के लिए, ठीक है, होने के लिए क्या शर्त होगी अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो शर्त होगी यहाँ पर देखिए दोस्तों A1/A2। ठीक है, A1/A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, B1/P2 के। ठीक है, ये शर्त होती है यहाँ पर अद्वितीय हल होने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा पहले वाले समीकरण में x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 4। ठीक है, यहाँ पर तो लिखेंगे 4 A2 क्या हो जाएगा दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, B1 क्या हो जाएगा पहले वाले समीकरण में y का गुणांक, y का गुणांक क्या है यहाँ पर P है। ठीक है, यहाँ पर P है। ठीक है, तो यहाँ पर P हो जाएगा। ठीक है, बट्टा B2 क्या हो जाएगा दूसरे वाले समीकरण में यहाँ पर y का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो P बराबर नहीं होगा 2 दूनी 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P की वैल्यू कुछ भी आ जाए, P की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 1 2 5 6 7 मतलब कुछ भी आ जाए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर P की वैल्यू 4 नहीं होगी, 4 के अलावा कोई सी अगर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ना तो इन दो समीकरण का एक अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है अभी मैं आपको बताता हूँ लिख के। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देनी है, आता है P की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण के लिए अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, P की वैल्यू मतलब 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, P इज़ नॉट इक्वल 4 दिए गए समीकरण के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ना स्टेटमेंट आपको लिख देनी है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये सवाल भी हमने कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ना बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 के मूल दोनों बराबर हैं तो k का मान होगा। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है, काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करेंगे, बहुत आसान से सॉल्व करेंगे, आप केवल इस वीडियो को देख लो। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें एक ना द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, और कह दिया है कि इसके मूल दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया गया है, हमें द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दे दिया है 2x² प्लस के kx, ठीक है, और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी ना पहले तुलना कर दो। तुलना किससे करनी है, इसकी तुलना करनी है। देखिए दोस्तों ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, 0 से तुलना। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर अब हम इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी तुलना कर देंगे ना तो हमें देखिए दोस्तों ABC की वैल्यू मिल जाएगी। अब ABC की वैल्यू हमें ना आगे यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम ना इससे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x² का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर b की वैल्यू x का गुणांक k है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों b की वैल्यू आ जाएगी k, और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए दोस्तों हमने इसकी ना तुलना कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब देखिए दोस्तों हम इसका ना विविक्तन निकालेंगे, ठीक है, इसका विविक्तन निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका ना विविक्तन निकालते हैं, ठीक है। इसको हम ना डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ना डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी स्क्वायर, ठीक है। बी की यहाँ पर वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस के 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2, ठीक है, 2 कर देंगे गुणा सी की वैल्यू 3, ठीक है, सी की वैल्यू 3, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस के, ठीक है। अब 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने फाइनली डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है। अब देख दोस्तों यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ठीक है। ये लाइन आपको ना बड़े ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। ये लाइन है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी, कैसे करके देखिए दोस्तों, इसके दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। जब इसके दोनों मूल बराबर होते हैं ना तो देखिए दोस्तों हमारा विविक्तर क्या होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखिए दोस्तों मूल, ठीक है, मूल बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। दोनों मूल देखिए दोस्तों दोनों मूल बराबर होने के लिए, ठीक है, होने के लिए, ठीक है। जब दोनों मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, जो हमारा डी होगा ना वो देखिए दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू क्या निकाल लेते, डी की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस के 24, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 को इधर लेके आएंगे तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर बचेगा बराबर 24, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर -24 है ना, बराबर इस तरफ लेके आए तो ये प्लस का 24 हो गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को है ना इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब स्क्वायर इधर जाएगा तो भाई ये रूट बन जाएगा, ठीक है, रूट बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब ये रूट बनेगा ना तो भाई ये प्लस माइनस की 2 वैल्यू देगा, ठीक है, 2 वैल्यू देगा, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। तो के बराबर प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 24 को ना हम ना रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको रूट से बाहर निकालना नहीं आता है तो देखिए दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, इसके ना गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। गुणनखंड करिए 24 के, ठीक है, इस तरह से करना है। 2 से काटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 24 के गुणनखंड लिखेंगे, देखिए दोस्तों 2 गुणा 2 और गुणा 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको बाहर कैसे निकालेंगे, हम इसका ना जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये जोड़ा है ना एक बार बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये 2 का जोड़ा बना है, ठीक है, एक बार बना है तो केवल 1 2 बाहर आ जाएगा, कैसे करके देखिए दोस्तों प्लस माइनस 2, इसका 2 तो हमने ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, अंदर क्या बचा, 2 और 3 बचा, ठीक है। तो 2 तिये 6, तो 2 तिये 6, तो इस तरह से के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 निकल के आई है, ठीक है। एक यहाँ पर के की वैल्यू प्लस के, ठीक है, प्लस के 2 रूट 6 निकल के आई है, ठीक है। और एक के की वैल्यू माइनस के 2 रूट 6 निकल के आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ना के की 2 वैल्यू मिली हैं, ठीक है। एक तो प्लस की 2 रूट 6 और एक माइनस की 2 रूट 6, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है और मैंने ना छांट के क्वेश्चन को लेके आया है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ना घोर के पी जाना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अपनी ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।